न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में रहते हैं तो इलेक्ट्रॉन के निकलने या इलेक्ट्रॉन के जाने से उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन अभी भी कितने हैं बेटा? बोलिए। 12। नंबर ऑफ 12। न्यूट्रॉन कितने हैं? 12। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, a माइनस जेड ऐसे बोलिए। वो तो बाई चांस 12 आ गया क्योंकि 24 माइनस 12 12 आ रहा है। आया नहीं? Yes, ma'am. और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैम क्या 10 बेटा क्या हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? 10। हाँ, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी 12 माइनस 2। यस मैम। Yes, ma'am. क्यों? क्योंकि क्या केटायन था जिसपे +2 का चार्ज था, और +2 का मतलब क्या हुआ कि 2 दो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन निकाल Lose, sir. बेटा। ठीक है, तो हमारी ये वेरी फर्स्ट क्लास ऑफ मोल कंसेप्ट है जिसमें मैं आपको 9 10 की कुछ रिवीजन भी करा रही हूँ। ठीक है मेरा बच्चा, तो ये तुम लोगों को आता है मुझे पता है, बट एक ब्रीफ रिवीजन ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो लिथियम Li+ के लिए मदद करिए। बोलिए नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने? 3 3। ये एटॉमिक नंबर लिखा है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने मेरे बच्चे? 4 4. 7 माइनस 3 यानी 4। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने? 2 राइट, 3 माइनस 1 यानी 2। क्या इस तरीके से अब हम समझने लग गए हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैसे निकाले जाते हैं आयंस में? राइट, सल्फर, सल्फर में ये सल्फाइड आयन लिया है मैंने। तो बेटा नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने? 16. एटॉमिक नंबर के बराबर। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने? 32 माइनस 16 अगेन 16। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने? मैम 18 16 प्लस 2 यानी 18। कोई डाउट? No, ma'am. नहीं, बिल्कुल नहीं। वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा काम। ठीक है, सल्फेट आयन पर आते हैं। राइट, क्या सल्फेट आयन में एक से ज्यादा एटम मौजूद है इस एनायन में? हाँ या नहीं? यस मैम। Yes, क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन के लिए मुझे सबके एटॉमिक नंबर को जोड़ना पड़ेगा? बोलिए मेरा बच्चा। Yes, तो सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 आप ही आंसर दोगे, प्लस 4 बार ऑक्सीजन आ रहा है इंटू 8, कितना आ गया ये टोटल नंबर? 48. बोलो। 48। 48। ठीक है, यस मैम। तो ये 48 नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गए, लेकिन चार्ज का असर इस पे नहीं पड़ेगा। हाँ या नहीं? Yes, ma'am. क्योंकि ये न्यूक्लियस में रहते हैं। फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पे भी चार्ज का असर नहीं पड़ेगा। तो ये क्या हो गया? ये भी बाई चांस इतना ही आएगा। क्यों? क्योंकि मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। क्या मैं इसको 32 माइनस 16 करूंगी सल्फर के लिए इंटू 1 प्लस, राइट, 16 माइनस 8 करूंगी ऑक्सीजन के लिए इंटू 4, तो क्या ये वही वैल्यू आ जाएगी? 16 प्लस 8 इंटू 4 यानी 48। बोलिए। यस लेकिन जब हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखेंगे तो क्या वो नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी 48 और आगे क्या करूं? Plus 2. प्लस टू क्यों किया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को बाहर से लाके ऐड किया है, नेगेटिव आयन है, इसलिए +2। तो ये रिजल्ट आ गया 50। उम्मीद है अब NH4 प्लस के लिए आप कर लोगे। बोलिए बेटा। यस मैम। Yes, आंसर डायरेक्ट बता रहे हो, बिना चेक करे लिख दूं? बोलो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने? 11. मैं चेक नहीं कर रही, ब्लैंक माइंड से आपको सुन रही हूँ। सबने सही बोला है। 11। 7 प्लस 4 हो गया। 7 प्लस 4। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 7। तो हाइड्रोजन होता है 1H1 बेटा, और हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन 0 होते हैं। प्रोटियम है ये। हाँ या नहीं? Yes, ma'am. यस मैम। बोलो बेटा। Yes, ma'am. हो गया? यस मैम।
मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। चलिए माइक के साथ। बच्चों मैं आईपैड से कनेक्टेड हूँ लेकिन मैम मैम आईपैड शो नहीं हो रहा। मैम आवाज नहीं आ रही। मैंने आपको क्या कहा था, थोड़ा बहुत दिक्कत इज नॉट निगेटिविटी, हाँ या नहीं? यस मैम। यस मैम। ये छोटी मोटी चीजें बड़े बड़े शहरों में होती रहती है, क्यों? Yes, ma'am. Yes, ma'am. राइट। तो रिटर्न टू आवर क्वेश्चन, जल्दी बताइए। अब बेटा कुछ सेकंड तो लगते हैं रिकनेक्ट होने में, इसीलिए मैं 2 डिवाइसेस से अभी पढ़ा रही हूँ कि आपको दिक्कत कम से कम हो। तो बताइए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपने कितने बताए? 7। नाइट्रोजन के लिए तो 14 - 7 प्लस हाइड्रोजन के लिए 7 into 4 यानी टोटल आ गया 7। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ गए बोलिए? 10। I'm 10. 11 - 1 यानी 10। 10. अब मुझे उम्मीद है कि सब बच्चों को पूरा समझ आ गया, बोलिए हाँ या नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए अब आगे कुछ नया सीखते हैं, ठीक है? कुछ एकदम नया सीखते हैं, ये हमें मोल कंसेप्ट में हेल्प करेगा जो अभी हमने सीखा है। अब कंप्लीटली कुछ नया सीखते हैं। तो मुझे कुछ मास के कंपैरिजन कराने हैं फॉर फंडामेंटल पार्टिकल, वो मैं लिखना चाहती हूँ बेटा। तो फंडामेंटल पार्टिकल आप जानते ही हैं एटम के लिए क्या क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, हाँ या नहीं? यस मैम। Yes, ma'am. Yes वेरी गुड। तो फिर लिखेंगे मेरे साथ सभी बच्चे, मास ऑफ प्रोटॉन। बहुत बढ़िया बेटा, जरा मास ऑफ प्रोटॉन लिखिए। इट इज मास ऑफ P इक्वल टू 1.673 into 10 to the power minus 24 ग्राम, ठीक है? और हम आप म्यूट हो गए। आपकी आवाज नहीं आ रही। आपकी आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। मैं आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, मास ऑफ न्यूट्रॉन बेटा, आप बोलो। अच्छा मैं बोल रही हूँ, आप लिखो। मेरी आवाज आ रही है ना? यस मैम। Yes, ma'am. मेरी आवाज आ रही है? Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। मेरी आवाज अब आ रही है? यस मैम। यस Yes, मैम। ma'am. मास ऑफ Yes, ma'am. अब मास ऑफ प्रोटॉन कितना है मेरे साथ बोलो? 1.673 1.67 into 10 to the power minus 24 gram. gram. इसी तरह मास ऑफ न्यूट्रॉन लिखो बेटा। मैं बोल रही हूँ जब तक स्क्रीन शेयर होगी, 1.675 into 10 to the power, ठीक है? एक सेकेंड, बिल्कुल यही मास लिखना है आपको। देखकर लिखिए प्लीज। इसको याद करो बेटा, मैं एक सेकंड थोड़ा सा सेट कर रही हूँ।
हाँ बच्चों, अभी मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो मुझे बताओ जल्दी से, मास ऑफ प्रोटॉन कितना नजर आ रहा है? याद हो गया? 1.673 minus 24 क्या इन दोनों की मास में बहुत ही कम अंतर है? ये देखो, ये यहाँ 3 और यहाँ 5, हाँ या नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, दोनों की ma'am. मास में बहुत ही कम अंतर है बेटा, राइट। अब यहीं पर अगर मैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यानी m ऑफ इलेक्ट्रॉन इज दैट 9.1 into 10 to the power minus 31 किलोग्राम। लिखिए बेटा, ये तीनों मास लिखिए एक तरफ। Yes, ma'am. लिख लिया? सबने लिख लिया? Yes, ma'am. Ma'am. राइट। अभी क्या है कि अब इनके मास का कंपैरिजन करें अगर, तो मास ऑफ प्रोटॉन बराबर 1837 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है अप्रॉक्स। अप्रॉक्स क्यों लिखा मैंने? किसी किताब में 1836 लिखा मिलेगा, किसी किताब में 37, तो ऐसे इनके आसपास की वैल्यू है। यानी अगर मैं 1837 इलेक्ट्रॉन इकट्ठा कर रही हूँ बेटा, तो उसका कुल मिला के मास एक प्रोटॉन का मास बनता है। मेरा पॉइंट समझ आया या नहीं? Yes, ma'am. Yes, मतलब ma'am. इतने सारे इलेक्ट्रॉन जब तुम इकट्ठा करते हो तो एक प्रोटॉन का मास बनता है बेटा, राइट। और मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन ये तो बिल्कुल आसपास ही है। बोलो बेटा। Yes, ma'am. एक्यूरेट Yes, वैल्यू ma'am. मैंने ऊपर लिख दी है, लेकिन वैसे आप देखो तो दोनों आसपास ही है। अब कोई Yes, दिक्कत? Yes, राइट। No, ma'am. तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि किसी भी एटम का जो मास है वो मेनली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कलेक्शन की वजह से बनता है? बोलिए। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो जैसे सोडियम अभी हमने सॉल्व किया था 11 and 23, और मैंने अभी क्या कहा? निगेटिव नहीं होना है लाइफ में, कुछ भी हो निगेटिव नहीं होना है। छोटी मोटी प्रॉब्लम आती रहती है, ऑनलाइन क्लास में बीच बीच में प्लस माइनस होता रहता है, बट इट डजंट मीन कि हम गए, हम तुरंत आ जाएंगे, तुरंत पढ़ाने लग जाएंगे। सो ये हमारी जिम्मेदारी है, बिल्कुल रिलैक्स होकर पढ़िए। तो जरा देखिए कि मुझे आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए, यहाँ कितने थे? क्या वही नंबर ऑफ प्रोटॉन थे? क्योंकि न्यूट्रल लिया है मैंने, और ये 11 है। Yes. और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यहाँ कितने हो गए मेरा बच्चा? इज दैट a माइनस जेड? इज दैट 23 माइनस 11 यानी 12? बोलिए। Ma'am, 12. Yes, ma'am. ठीक है, तो अब मुझे आप बताओ जरा, अगर मैं मास ऑफ 1 एटम ऑफ सोडियम लिखती हूँ, तो ना बेटा क्या लिखती हूँ? Mass of one atom of sodium. तो एक सोडियम एटम का मास एक्चुअली किसका मास होना चाहिए? क्या उसके पास जितने फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं उन सबका कलेक्टिव मास होना चाहिए, हाँ या नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसका मतलब क्या हो गया? क्या मुझे यहाँ रखना चाहिए? 11 into मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 12 into मास ऑफ न्यूट्रॉन, हाँ या नहीं? Yes, प्लस ma'am. 11 into मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोलो, मेरी बात अच्छे से सब बच्चों को समझ आई? Yes, ma'am. Yes, yes, ma'am. परफेक्ट। अब Yes, मेरा ma'am. बच्चा बताओ
कि इलेक्ट्रॉन का मास तो लगभग नेग्लिजिबल है किसके सामने, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के प्रोटॉन और सामने। न्यूट्रॉन के सामने। यस मैम। क्या मैं Yes, ma'am. इसे नेग्लेक्ट कर सकती हूँ? बोलो बेटा। यस मैम। Yes, ma'am. या मैं कह सकती हूँ इट इज वेरी वेरी स्मॉल? बोले, सही बोल रही हूँ? यस मैम। Ma'am. तो इसका अर्थ है क्या मैं इसे अप्रोक्सीमेटली, ये जो सिंबल मैं बना रही हूँ अप्रोक्स का सिंबल है बेटा, अप्रोक्सीमेटली 11 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 12 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, इसके आसपास लिख सकती हूँ? जल्दी बोलो। यस मैम। Yes, ma'am. Yes, मैं ma'am. अप्रोक्स लिख रही हूँ, मुझे पता है मैं बहुत ही छोटी एरर करके लिख रही हूँ, मुझे पता है कि मैंने बहुत छोटी एरर करी है यहाँ पर। ठीक है बेटा, अब हम क्या Yes, ma'am. करेंगे? अब जरा ध्यान से देखना, क्या आपको याद है कि मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लगभग सेम है? बोलिए बेटा। Yes, यस ma'am. मैम। तो मैं Yes, फिर से ma'am. एक छोटी सी गलती करने जा रही हूँ, बहुत ही छोटी। क्या मैं मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को लगभग सेम मानते हुए अगर मैं इसमें से कॉमन ले लूं तो क्या मैं इसे अप्रोक्सीमेट विद अ वेरी स्मॉल एरर मैं क्या लिख सकती हूँ? 11 प्लस 12 इनटू मास ऑफ प्रोटॉन या न्यूट्रॉन को सेम मानते हुए कॉमन ले ले। Yes, ma'am. Yes, हाँ ma'am. या नहीं बेटा? Yes, Yes, ma'am. Ma'am. सभी Yes, बच्चे ma'am. पहले बताओ, मैं ऐसा कर पाऊंगी? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. लेकिन अगर Yes, इनके मास में 2-4 ग्राम का अंतर होता तो मैं ऐसा ना कर पाती, लेकिन अभी तो मैं ऐसा कर पा रही हूँ। बोलिए Yes, बेटा, राइट? Yes, ma'am. अब एक थोड़ा सा डाउट हो रहा है, थोड़ा सा मुझे एक डाउट हो रहा है, वो ये कि अगर मैं यहाँ मास ऑफ प्रोटॉन लिख दूं तो मुझे ऐसा लगेगा कि इसमें 23 प्रोटॉन है, तो ये गलत हो गया। अगर मैं यहाँ मास ऑफ न्यूट्रॉन लिख दूं तो मुझे लगेगा इसमें 23 न्यूट्रॉन है, तो ये भी गलत हो गया। तो कुछ ऐसा नाम लिखा हो कि दोनों नाम उसमें कॉमन आ जाए। तो बोलो क्या लिखा? न्यूक्लियस। Nucleon. न्यूक्लियस नहीं, Nucleon. Nucleon. न्यूक्लियस तो उस न्यूक्लियन। लोकेशन को कहते हैं जहाँ प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहते हैं, यस मैम। यस मैम। और इनके कलेक्शन को न्यूक्लियन कहते हैं। तो Yes, क्या ma'am. मैं इन्हें न्यूक्लियन कह सकती हूँ या नहीं? पहले ईमानदारी से बताओ, बात समझ आई है ना? Yes, Yes, ma'am. ma'am. है Yes, ना? अगर ma'am. नहीं आई है तो मैं बार बार तब तक समझाऊंगी जब तक तुम्हें समझ नहीं आएगा, राइट? तो देखो, अब मैं प्रोटॉन लिखती तो क्या डाउट होता? बच्चों को लगता 23 प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन लिख देती तो क्या लगता कि 23 न्यूट्रॉन है। तो मैं कोई ऐसा नाम लिखना चाहती हूँ कि गलती छोटी ही रहे, मेरी बनी रहे, लेकिन कोई ऐसा नंबर जो दोनों के नंबर को इंडिकेट करे। तो क्या ऐसा कह दूं कि मास ऑफ न्यूक्लियन लिख दूं? तो क्या मैं फाइनल रिजल्ट लिख रही हूँ कि ये हो गया 23 इंटू मास ऑफ 1 न्यूक्लियन, है ना? Yes, इसका ma'am. मतलब देखो मैं क्या लिख रही हूँ, मास ऑफ 1 एटम ऑफ सोडियम एक्चुअली किसके बराबर आ गया? नोटिस करो, जल्दी नोटिस करो। 23 उसके पास न्यूक्लियन है, 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन। बोलिए जल्दी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. 23 न्यूक्लियन के मास के ऑलमोस्ट बराबर, विद अ वेरी स्मॉल एरर इलेक्ट्रॉन को नेग्लेक्ट करके बोल रही हूँ कि 23 न्यूक्लियन का जो भी मास बन रहा होगा, क्या उसके आसपास ही एक एटम का मास होगा? जल्दी बोलिए, हाँ या नहीं? Yes, ma'am. Ma'am. तो फिर मैं तो इसको शॉर्ट ट्रिक बना देती हूँ, इतना सारा कौन करेगा जो यहाँ से यहाँ तक किया। इसकी जगह मैं सीधे लिख दूं कि क्या इसे अप्रोक्सीमेटली मैं इसका मास नंबर देखूं कि मास नंबर सोडियम का, या कह दूं नंबर ऑफ न्यूक्लियन देखूं और आगे इनटू मास ऑफ 1 न्यूक्लियन कर दूं। बोलो Yes, काम हो ma'am. जाएगा? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. क्या ये मास ऑफ 1 एटम ऑफ सोडियम, क्या बेटा ऐसे ही मैग्नीशियम लिखो? तो अगर मैं मैग्नीशियम लिखूं तो क्या लिखोगे? ईमानदारी से, बिल्कुल बिना कोई टेंशन लिए, मास ऑफ 1 एटम ऑफ मैग्नीशियम 24 इंटू मास ऑफ Mass of न्यूक्लियन। nucleon. Nucleon. क्या 24 और आगे सीधा इनटू मास ऑफ 1 न्यूक्लियन? बोलो। Yes, ma'am. यस मैम। अब मैं 1 न्यूक्लियन इसलिए लिख रही हूँ कि तुम्हें ये क्लियर हो कि मैं एक न्यूक्लियन का मास लूंगी और उसे 24 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो एक मैम। मैग्नीशियम एटम का मास आ जाएगा। बोलो बेटा। Yes. मैम ये जो हमने ये जो आपने ऊपर कॉमन लिया है मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, तो मैम हम मास ऑफ प्रोटॉन को मास ऑफ
न्यूक्लियन की इक्वल कैसे ले सकते हैं मैम? वो तो बहुत बड़ा नहीं डिफरेंस ले हो रहे गया। हम इक्वल। मैं, आप लोग छोटे बच्चे हो और आपकी एज के अकॉर्डिंग मैं पढ़ा रही हूँ। मैं अभी आपको बताने वाली हूँ कि हम एक्चुअली क्या करने जा रहे हैं। समझ आया? इसी से बता पाऊंगी, क्योंकि मैं वो वैसा मेरे दिमाग में नहीं है। मैं आपको एक एवरेज मास से रिप्लेस करवाने वाली हूँ ये वैल्यू, जिससे मैं 1 AMU कहूंगी। अरे मेरा पॉइंट समझने की कोशिश करो। ओके मैम। मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ। एक्चुअली तुम लोगों की एज बहुत छोटी है, अभी लगभग बस जस्ट 10th पास बचे हो। अगर मैंने अपने असली मोल कंसेप्ट को सामने ले आई तो आपको परेशानी होने लग जाएगी, इनफैक्ट समझ आना ही बंद हो जाएगा। तो मैं आपके माइंड के अकॉर्डिंग जो इजीएस्ट तरीका है जिससे मैं उस टफ पॉइंट को पढ़ा सकती हूँ, मैं वो ट्रिक अपना रही हूँ आप छोटे बच्चों को पढ़ाने की। सुनाई दिया? Yes, ओके मैम। ma'am. Yes, तो ma'am. मैं एक्चुअली यहाँ पर कोई और वैल्यू रिप्लेस कराने वाली हूँ विद इन 2 मिनट। बस वहां तक मुझे पहुंचने तो दो। सुनाई दिया? ओके मैम। Okay, ma'am. तो बेटा मैं यहाँ एवरेज वैल्यू डालने वाली हूँ, मास ऑफ 1 न्यूक्लियन, और वो मैं किसी और एटम से उठाकर लाने वाली हूँ। बस 1 मिनट मुझे दो, फिर तुम्हें समझ आ जाएगा कि मैं एक्चुअली क्या कर रही थी। मैं तुम बच्चों के दिमाग का ध्यान रखते हुए उस हिसाब से पढ़ा रही थी, क्योंकि मुझे पता है कि मैं बहुत छोटी एरर कर रही हूँ, लेकिन मैं एक्चुअल वैल्यू के बहुत क्लोज पढ़ा रही हूँ, बट एरर तो कर रही हूँ। यही तो मैं इतनी देर से बोल रही हूँ कि इसमें एक बहुत छोटी एरर इन्वॉल्व है। हाँ या नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. और वो एरर कैसे रिप्लेस करेंगे उसके लिए मुझे 2-3 मिनट दो। देखो तुम्हारे सामने अभी आ जाएगा, पर उसके लायक अपना माइंड बना के रखो, क्योंकि वो बहुत कंसेप्चुअल पॉइंट मैं आपको बताने जा रही हूँ। अच्छा, तो यदि मैंने मास ऑफ 1 एटम ऑफ मैग्नीशियम बोला तो मैंने मास नंबर ऑफ मैग्नीशियम लिखा और आगे मास ऑफ 1 न्यूक्लियन। लेकिन बड़ी परेशानी हो रही है, जो बच्चा ये बोला वो ही परेशानी हो रही है। क्या मैं हर एटम के एक न्यूक्लियन का मास निकाल के रखूंगी? मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो कितनी मुश्किल बात है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. क्योंकि मुझे एक्चुअली ये एवरेज मास है 1 न्यूक्लियन का, तो मैं वो निकालने के लिए इतनी कैलकुलेशन करूंगी। 118 एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में, उनके आइसोटोप्स, मतलब इतने सारे, मैं एक न्यूक्लियन के मास निकालने में तो बहुत लाइफ का बहुत बड़ा समय खराब हो जाएगा। बोलिए हाँ या नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने कार्बन एटम की मदद से कुछ रिप्लेसमेंट करी है, और वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। सामने ध्यान से सुनना, राइट? कोशिश करना, 5 मिनट में समझ आएगा, तुरंत नहीं आएगा। यही काम अगर मैं कार्बन एटम के लिए करती हूँ तो मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, राइट? कार्बन 12 क्यों लिखा? क्योंकि कार्बन 14 वाला भी मास नंबर होता है। हाँ या नहीं? Yes, ma'am. Ma'am. तो Yes, मैंने ma'am. आपको बता दिया कि मैंने कार्बन 12 वाला आइसोटोप लिया है, और एक एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप का मास मैं क्या लिखूंगी? यही ट्रिक लगाना, उसका मास नंबर यानी 12, और आगे मास Mass ऑफ of 1 One nucleon. न्यूक्लियन। हाँ या नहीं? Yes, ऑफ ma'am. कार्बन 12 एटम, राइट? अब मैं यहाँ एक एवरेज वैल्यू लिख दूं कि एवरेज लेने जा रही हूं मैं, राइट? अब देखो यहाँ पर जरा मुझे बताना तो कि एवरेज मास, दिमाग लगाना, अब दिमाग का काम है। एवरेज मास ऑफ 1 न्यूक्लियन ऑफ कार्बन 12 एटम, बेटा ये क्या आ जाएगा बताओ? इज दैट 1/12 into mass of 1 atom of कार्बन 12 आइसोटोप? Yes, बोलो ma'am. बेटा। मैम। Yes, ma'am. और कभी किताबों में देखा है? ये तुम्हें लिखा हुआ मिलेगा, राइट? इसी को बोला गया है 1 AMU। क्या बोला गया बेटा इसे? 1 AM. AMU. 1 AMU equal to 1/12 into mass of 1 atom of कार्बन 12 आइसोटोप। ठीक है, परेशान मत होना बिल्कुल, मैं मौजूद हूं अभी तुम्हारे साथ। मेरे कहने का अर्थ है कि एक एटम कार्बन 12 का मास अगर मैं किसी अपरेटस से मेजर कर लूं, उसको स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं बेटा। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम कार्बन 12 के एक एटम का मास मेजर करते हैं किसी एक्सपेरिमेंट के द्वारा, राइट? और उसे, उसके पास 12 न्यूक्लियन है, 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन। मेरी बात समझ आ रही है नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो अगर मैं एक एटम के मास को 12 न्यूक्लियन का मास कह दूं
तो क्या मैं एक एटम के मास को अगर 12 से डिवाइड कर दूं, 12 से डिवाइड कर दूं, तो क्या वो कार्बन के एक न्यूक्लियॉन का एवरेज मास होगा? जल्दी बताओ, समझ आया कि नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, और ठीक है। वो वैल्यू को हमने एक यूनिट बना दिया, Yes, ma'am. उसे हमने 1 AMU, और आज के टाइम पे AMU कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट को। क्या कहते हैं? Atomic mass unit. Atomic mass unit. एटॉमिक मास यूनिट। तो मैं एटॉमिक मास यूनिट इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, वो 1 AMU, और आजकल इसे यूनिफाइड मास कहते हैं, 1U। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? Yes, क्या Yes, कहते हैं ma'am. बेटा? Yes, ma'am. 1U। Yes, ma'am. ठीक है, तो U लिखा मिले, आप AMU मानना। तो 1 AMU बराबर दिस वैल्यू, और जब ये वैल्यू सॉल्व करी गई बेटा, तो ये 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम आया, जो एक्चुअली एवरेज मास होगा कार्बन 12 के एक न्यूक्लियॉन का। हाँ या नहीं? पहले बताओ, ये बात हजम हुई या नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. डाइजेस्ट हो गई? थोड़ा समझ आ गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. राइट, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। राइट, अब मैं इसे हर एक न्यूक्लियॉन की जगह रिप्लेस करने वाली हूँ, और मैं जो गलती करूंगी उसे कैसे ठीक करूंगी ये देखना बेटा। लेकिन यहाँ इस समय माइंड की सबसे ज्यादा जरूरत है। आज के क्लास का सबसे टफ पॉइंट की जगह जा रही हूँ मैं। आप छोटे बच्चे हो, आपके लिए ये टफ बनता है, इसलिए मैं ये बाद में पढ़ाती हूँ। तो देखो, थोड़ा सा दिमाग को खोल के रखना, नहीं समझ आए तो मैं दोबारा बताऊंगी। यदि मैं इस 1 AMU को हर एटम के न्यूक्लियॉन की जगह रिप्लेस करूं, क्योंकि ये एवरेज मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन ऑफ कार्बन 12 था, तो यदि मैं मास ऑफ, देखो बेटा, 1 एटम ऑफ मैग्नीशियम लिख रही हूं, तो इज दैट, आपने क्या कहा था, 24 इंटू मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन ऑफ मैग्नीशियम, यही बोला था या नहीं? पहले बताओ, Yes, ma'am. यही बोला था? बिल्कुल क्लियर है Yes, बच्चा? ma'am. अब मैंने क्या किया, इसकी जगह कार्बन 12, ये सवाल बाद में करना कि कार्बन 12 मैंने क्यों चूज किया। पहले जो मैं कर रही हूँ वो अपने आप में टफ है, पहले उसे सीख लो, उसके बाद इस सवाल का भी उत्तर दूंगी कि कार्बन 12 क्यों चूज किया। ठीक है बेटा? Okay, ma'am. Yes, तो ma'am. मैंने क्या किया, इस मास की जगह, मैग्नीशियम के एक न्यूक्लियॉन के मास की जगह मैंने कार्बन 12 के एक न्यूक्लियॉन का मास रख दिया, यानी 1 AMU। जल्दी बोलो, Yes, जल्दी ma'am. बोलो, जल्दी। Yes, ma'am. अब मुझे एक बात बताओ, Yes, इसकी ma'am. एक्चुअल वैल्यू मान लो इसकी एक्चुअल वैल्यू है 1.674 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अभी लिखना नहीं इसे, क्योंकि ये मैग्नीशियम के एक न्यूक्लियॉन का है, और मैं मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो मैम, आपकी मैम आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है आवाज? यस मैम Yes, आवाज। ma'am. Yes, ma'am. ये तो मैंने पहले ही बता दिया था, मुझे पता था थोड़ा बहुत दिक्कत होती रहेगी। राइट, अब जरा देखो यहाँ पर, तो हम थे बड़े ही क्रूशियल पॉइंट पर, और हम उस पॉइंट पर वापस आ गए। बताओ जरा, ये 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम से मैं रिप्लेस कर रही हूँ, जबकि ये मास जो है वो 1.673 और 4 के बीच में थोड़ा सा कुछ हो रहा होगा। हाँ या नहीं? यस मैम। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के न्यूक्लियर जो मास है ना, उसके कहीं बीच में थोड़ा सा कुछ हो रहा होगा, लेकिन मैं इसे 1 AMU से रिप्लेस कर रही हूँ बेटा। तो आपको नहीं लगता मैं एक छोटी सी एरर कर रही हूँ? हाँ या नहीं? Yes, ma'am. तो आपको नहीं लगता है कि मुझे Yes, ma'am. क्या बदलने का राइट नहीं है? मुझे एटम का मास बदलने का राइट नहीं है बेटा। मास ऑफ 1 एटम ऑफ मैग्नीशियम नहीं बदल सकती मैं, चाहे मैं किसी भी दूसरे न्यूक्लियॉन का मास ले आऊं। तो आपको नहीं लगता अगर ये वैल्यू थोड़ी छोटी हुई है तो ये वैल्यू थोड़ी बड़ी हो गई होगी? 24.01। बोलो जल्दी। यस मैम। Yes, ma'am. क्यों?
क्योंकि अगर देखो इधर, बस तुम निराश नहीं होना, मैं 10 बार बताऊंगी तुमको जब तक समझ नहीं आएगा। अगर 2 into 2 4 होता है और मैं अगर इसे 1.9 ले लूं तो क्या इसे 2.1 कर दूंगी तो 4 के आसपास आ जाएगा। जल्दी बोलो जल्दी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ अगर आपने एक गलती करी, यानी आप एक एटम के न्यूक्लियॉन की जगह आप कार्बन के न्यूक्लियॉन का मास रख रहे हैं तो कोई बात नहीं, फिर आप ध्यान रखिएगा कि इस जगह जो नंबर आएगा वो थोड़ा सा 24 से बदल जाएगा। बोलिए। यस मैम। Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. और वो उसे कहते हैं RAM, रिलेटिव एटॉमिक मास। क्या कहते हैं बेटा? RAM। Relative atomic RAM. मैं Relative तो कहती हूँ राम, प्रभु का RAM. नाम लेती हूँ। सुनाई दिया? राम मैम, कहते राम। हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। लेकिन ये कोई हाईफाई चीज नहीं है बेटा, राइट? ये 24 के करीब आना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं आगे भी इसे 24 ही लिखने वाली हूँ। क्यों? क्योंकि कितना कठिन होगा कि हर एक का रिलेटिव एटॉमिक मास तुम्हें मैं लिस्ट में लिखाऊं। तो क्या मैग्नीशियम का मास नंबर 24 है और RAM 24.01 हुआ, तो क्या इस तरह की लिस्ट मुझे 118 एलिमेंट की पूरी करनी पड़ेगी? तो क्या मेरे लिए मोल कंसेप्ट बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा? हाँ या नहीं? यस मैम। Yes, ma'am. तो अब समझोगी कार्बन का रेफरेंस क्यों लिया गया, क्योंकि कार्बन के रेफरेंस से ये जो RAM की वैल्यू है वो ज्यादातर एलिमेंट के लिए मास नंबर के करीब आ रही है। बेटा तुमने सुना मैंने अभी क्या कहा? मैंने कहा कि तुम्हें RAM को अलग से याद नहीं रखना पड़ेगा। क्या तुम जो भी RAM है उसकी जगह तुम मास नंबर लिखते रहो, तुम्हारी गलती छोटी रहेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, पहला रेफरेंस हाइड्रोजन लिया गया था। आपने कभी 9-10 की किताबें पढ़ी है? पहला रेफरेंस हाइड्रोजन लिया गया था, पर उसकी वजह से Yes, ma'am. सबके RAM और सबके मास नंबर में बहुत बड़ा फर्क आ गया। तो सोचो मेरे लिए कितना मुश्किल हो जाएगा एक एटम का मास लिखना। अच्छा मैं ऑब्जेक्टिव बताती हूँ। हमारा टारगेट है कि RAM और मास नंबर एक दूसरे के एकदम क्लोज आए। अरे हाँ या नहीं? यस मैम। Yes, ma'am. जिससे मेरी 2 लिस्ट तैयार ना हो, मेरी गलती छोटी रहे और मैं RAM की जगह मास नंबर ही लिखती रहूं। अब मेरी बात समझ आई या नहीं? यस मैम। Yes, ma'am. किसी ने अभी कहा था कि मैम आपने ये गलत काम क्यों किया, आपने मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐसे कैसे बाहर कॉमन ले लिया? बेटा मैंने एक्चुअली कॉमन लिया ही नहीं। क्या मैंने उन्हें ऐसे लिख दिया कि वो 23 इंटू मास ऑफ 1 न्यूक्लियन ऑफ मैग्नीशियम है? हाँ या नहीं बेटा? या 24 इंटू मास ऑफ 1 न्यूक्लियन ऑफ मैग्नीशियम है? हाँ या नहीं बेटा? हाँ या नहीं? पहले बताओ, बात क्लियर है या नहीं? यस मैम। Yes, ma'am. उसकी जगह मैंने AMU रिप्लेस कर दिया। बिल्कुल क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. पर आप छोटे बच्चों से अगर मैं ये बात कहती, अभी भी मुझे पता है कि कुछ बच्चों को ये बात पकड़ में आ रही होगी, कुछ को नहीं। तो इसीलिए मैंने एक शॉर्ट तरीका इजाद किया कि इन बच्चों को पढ़ाने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि मैं अपनी काबिलियत ना दिखाऊं पहली क्लास में, बल्कि इनको समझ आए वैसे पढ़ाऊं। तो मैं आपको क्या पढ़ाने लग गई, ऊपर देखो। क्या मैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को कॉमन लेने लग गई? जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। यस मैम। यस मैम। अब इन्हें वापस कनेक्ट करो तो तुम्हें पता चलेगा कि तुमने पढ़ा क्या है। Yes, ma'am. मैं एक गलत काम करने लग गई जो मुझे नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मुझे पता था कि तुम बच्चों के लिए उससे आसान और कोई तरीका होगा ही नहीं पढ़ाने का। हाँ या नहीं? यस मैम। Yes, ma'am. और मैंने ऐसे कह के मास ऑफ न्यूक्लियन बाहर निकाल लिया और इसे लिख दिया 23 इंटू मास ऑफ न्यूक्लियन, राइट? और फिर मैंने इस न्यूक्लियन की जगह किसका मास ऑफ न्यूक्लियन रिप्लेस कर दिया? जल्दी बता मेरे बच्चे। कार्बन 12। कार्बन 12 का। Carbon. कार्बन 12। अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ा देना, इतने ध्यान से पढ़ाओ। अभी आज पहली बार मोल कंसेप्ट का असली कंसेप्ट तुम्हारे सामने आ रहा है। तो क्या तुम इस मास ऑफ न्यूक्लियन की जगह कार्बन 12 के एक न्यूक्लियन के मास को रिप्लेस कर देते हो? हाँ या नहीं? यस मैम। Yes, ma'am. राइट? लेकिन क्या तुम्हें पता है कि तुम एक गलत काम कर रहे हो, क्योंकि तुम कार्बन 12 के न्यूक्लियन से इसको कैसे रिप्लेस कर सकते हो? यस मैम। मगर क्या है जो तुम गलत नहीं कर सकते बेटा?
एक एटम का मास, हाँ या नहीं? उसको कैसे बदल सकते हो तुम? Yes, तो ma'am. फिर क्या करें बताओ तो, प्लीज मुझे पढ़ाओ तो। क्या मैं इस 24 की जगह एक नया नाम लेकर आऊं जिसका नाम होगा क्या? बोलो। राम Relative- relative atomic राम mass सबसे अच्छा, राम बोलो। क्यों? क्योंकि हम राम को यूज ही नहीं करने वाले, हम इसकी जगह मास नंबर ही लिखने वाले हैं, पर असल में ये रिलेटिव एटॉमिक मास है। बोलिए। yes ma'am Yes, ma'am. Yes, दिस इज ma'am. रिलेटिव एटॉमिक मास, राइट। और आगे एक्चुअली AMU, ये हुआ है असल में। अब समझ आया आपको? Yes, ma'am. और कार्बन 12 आइसोटोपी क्यों? चलो मुझे आंसर दो मेरा बच्चा। क्योंकि हमारी दो लिस्ट तैयार नहीं होगी। रिलेटिव एटॉमिक मास उससे एटॉमिक मास के बाद पास आ रहे हैं। हाँ, ये हुई गजब बात। ऐसे ही समझाना है और रटना बिल्कुल नहीं है, किसी किताब से नहीं पढ़ना है। ऐसे समझो जैसे अपने भाई को पढ़ाने जा रहे हो। क्या तुम ये कहोगे कि तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है RAM और मास नंबर क्लोजर रहे? बोलिए बेटा। Yes, ma'am. तो यहाँ लिखो Yes, ma'am. यहाँ लिखो विद कार्बन 12 रेफरेंस when we use 1 AMU, then RAM becomes closer to mass number of most of the elements. मेरी बात समझ आई? Yes, ma'am. लेकिन तुमने नोटिस किया मैंने कहा मोस्ट ऑफ द एलिमेंट, मैंने तब भी नहीं कहा ऑल द एलिमेंट। क्यों? क्योंकि बेटा किसी दूसरे के न्यूक्लियॉन से किसी दूसरे को रिप्लेस करोगे तो सारे एलिमेंट्स में, राइट, इतना सुंदर कोइंसिडेंट तो नहीं हो पाएगा, हाँ या नहीं? Yes, Yes, ma'am. इसीलिए आपने देखा होगा कि कई एटम्स के जो RAM है वो फ्रैक्शनल वैल्यू दिखती है। जैसे कॉपर का RAM आपको पीरियोडिक टेबल में अभी भी दिख रहा होगा, अगर आपके आसपास कहीं पीरियोडिक टेबल लगी है तो 63.5 लिखा होगा, देखिए। Yes, ma'am. हाँ, अब आप बताइए, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन तो नॉन इंटीजर नहीं हो सकता ना बेटा? बोलो। Yes, ma'am. नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन तो हमेशा इंटीजर ही होगा, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर 0.5 तो नहीं हो सकता। 63.5 का तो कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब है कि कार्बन 12 ने भी बड़ी कोशिश करी कि वो सभी एटम का RAM और मास नंबर क्लोजर कर दें, बट सबके लिए तो ये भी नहीं कर पाया। अरे हाँ या नहीं मेरे बच्चे? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, तो ma'am. आपको ये भी समझ आ गया है कि बहुत से एटम्स के मास नंबर और उनके जो पीरियोडिक टेबल में ऊपर एटॉमिक मासेस लिखे होते हैं उनके नंबर में फर्क क्यों होता है? समझ में आया? और जो जैसे मैं मैग्नीशियम के लिए 24 बोल रही हूँ, ये आपको पीरियोडिक टेबल में 24 नहीं दिखेगा, ये 24 के क्लोज दिखेगा, या तो ये 24 पॉइंट समथिंग वेरी समथिंग क्लोजर टू 24 ऐसा दिखेगा, या 23.98 समथिंग ऐसा कुछ दिखेगा। कहने का अर्थ है 24 के क्लोज दिखेगा, तो आप 24 ले लीजिए। लेकिन सबका क्लोज भी नहीं आ पा रहा है। जैसे कॉपर का 63.5 आया, राइट, जिंक का 64.5 के आसपास आया। तो कहने का अर्थ ये है कि कार्बन 12 से हमने कोशिश तो करी कि RAM और मास नंबर सबके आसपास आ जाएं, जिससे ये गलती ज्यादा बड़ी ना हो, पर ऐसा नहीं है कि सारे एलिमेंट में अभी भी हम ये काम कर पाएंगे। मेरा पॉइंट बच्चों समझ आया या नहीं? पहले ये बताओ। Yes, Yes, ma'am. ma'am. yes देखो ma'am आप बहुत टफ कंसेप्ट पढ़ रहे हो, आपकी एज में ये कंसेप्ट बहुत टफ है। हम लोगों की एज में हम पढ़ाते पढ़ाते इस बात के आदी हो गए हैं कि भाई ठीक है, हमें समझ आता है कि हम क्या कर रहे हैं, हमें अपनी गलती भी समझ आती है कि हम क्या कर रहे हैं। जब मैं कॉमन ले रही थी मुझे तभी पता था कि मुझे कॉमन नहीं लेना चाहिए, लेकिन आपको कैसे पढ़ाना है यही एक बेस्ट तरीका था मेरे पास। आप समझ आया कि क्या करना है? तो अब आज के बाद, ठीक है, आज के बाद देखो शॉर्टकट में वापस जाते हैं। जो मैंने शॉर्ट तरीका अपनाया वो आप बच्चों के लिए बेस्ट मेथड है। क्या? कि किसी भी एटम का मास ऑफ वन एटम, ठीक है, ऑफ एनी एलिमेंट, मान लो मैंने लिखा सोडियम, तो अभी भी बेटा मैं लिखूंगी, एक्चुअली तो मुझे लिखना चाहिए RAM ऑफ सोडियम और आगे AMU। जल्दी बोलो बेटा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. लेकिन क्या मैं RAM और मास नंबर की अलग अलग लिस्ट तैयार करके बैठी हूँ? तो मैं नहीं बैठी हूँ, तो फिर मैं क्या लिखूं यहाँ पर? तो सोडियम का मास नंबर। ऐसा करने पर मेरे से बड़ी गलती नहीं हुई
तो गलती छोटी मानी जाए। और लगभग सारे एलिमेंट में तो ये हो गया है, बट कुछ एलिमेंट में अभी भी ये कमी बाकी है। हाँ या नहीं बेटा? मैम Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ बेटा बोलिए। मैम हम ये रिलेटिव एटॉमिक मास वाला दोबारा समझा सकते हैं? मैम कॉल आ गई। मैं और फिर समझा दूंगी, अभी और फिर वापस समझा दूं। एक बार मैं इसको देखो यूज करना इन बच्चों को सिखा दूं, फिर वापस लौट जाऊंगी। ठीक है, अब मुझे बताओ, अगर आप आज के बाद मास ऑफ 1 एटम ऑफ मैग्नीशियम लिख रहे हो तो असल में आपको क्या लिखना चाहिए? उसका RAM और आगे AMU। लेकिन उसका RAM हमें अब पीरियोडिक टेबल सामने चिपकी हो तो देख लिया कि 24.21 है, लेकिन मुझे तो नहीं पता, अगर तो फिर मुझे 24 लिखना होगा। मगर ये काम किन जगहों पे गलत हो जाएगा बताइए? जैसे कॉपर में गलत हो जाएगा, जैसे जिंक में गलत हो जाएगा, जैसे क्लोरीन का जो एटॉमिक मास में आप देखोगे तो 35.5 लिखा मिलेगा। हाँ या नहीं बेटा? Yes, ma'am. तो वहां मुझे सावधानी लेनी पड़ेगी, मुझे वहां ये लिखने का कोई राइट नहीं। तो वहां मास नंबर और RAM मुझे अलग अलग लिखना होगा। मास नंबर तो बेटा हमेशा इंटीजर रहेगा। हाँ या नहीं? बोलो बेटा। यस मैम। Yes, ma'am. लेकिन RAM और मास नंबर जहां जहां क्लोजर आ जाते हैं वहां डेसिमल प्लेस की वैल्यू लिखने की क्या जरूरत है? क्या मास नंबर और आगे AMU लिख के काम चला ले प्लीज? Yes, ma'am. यस मैम। तो मैं आपके लिए एक शॉर्टकट तैयार कर रही हूँ जो कि आपके बहुत सारे एलिमेंट में सही बैठेगा। और वो क्या हो जाएगा बोले तो? मास ऑफ 1 एटम ऑफ एनी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट के एक एटम का मास क्या लिखोगे? असल में पहले मैं सही चीज लिख लूं, उसका RAM आगे AMU, जिससे जब आप समझदार हो जाएं तो आप कहें मैम आपने मास नंबर कैसे लिख दिया, कॉपर में क्या करोगे? तो मैं कहूंगी देखो देखो मैंने RAM लिखाया था, है ना? और वैसे अप्रोक्सीमेट, देखो अप्रोक्सीमेट का सिंबल डाल रही हूँ, और सब में ये करेक्ट भी नहीं होगा ये भी बता दो, बट मोस्ट ऑफ में करेक्ट हो जाएगा। क्या मैं इसके आगे लिख सकती हूँ उसका मास नंबर और आगे AMU? बोलिए बेटा। Yes, यहाँ लिख ma'am. दूं विद स्मॉल एरर? बोले बात Yes, समझ आ ma'am. गई? Yes, ma'am. यस मैम। तो अब मेरे बच्चे समझदार हो गए, इसलिए अब मुझे गलती करने में भी डर नहीं लग रहा है, क्योंकि आप समझ गए हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ठीक है, अच्छा इसी बात पे मुझे एक बात और बताओ, मैग्नीशियम के एक एटम का मास अगर मैं ग्राम में लिखना चाहती हूँ तो क्या लिखूं? बोलो बेटा। एक एटम का मास अगर मैं ग्राम में लिखना चाहती हूँ तो क्या लिखूं? मैम 24 AMU into NE। अरे बाप रे, ये क्या है? एने वेने तो आता ही नहीं है मुझे। मैम पहली क्लास है भाई। 24 into 1.66 into 10 to the power minus 24 grams। तो मेरे बच्चे इतना पढ़ने पर यही नुकसान हो जाता है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हो, अभी तो दिमाग उतना डेवलप है नहीं। 1 AMU जो है वो ग्राम में रिलेशन में ऑलरेडी दे चुकी हूँ, 1.66 into 10 to the power minus 24 ग्राम। अरे हाँ या नहीं? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। तो बस एक एटम का मास छोटा ही होना चाहिए, एटम तो दिखाई भी नहीं देता है यार। अरे बोलो। Yes, ma'am. यस मैम। क्या मैं यहाँ लिखूं 24 into 1.66 into 10 to the power minus 24 ग्राम? बोलो मेरी बात समझ आई या नहीं? Yes, यस ma'am. मैम। यस मैम। इसी तरह ऊपर अगर मुझे एक एटम सोडियम का मास ग्राम में लिखना है तो मैं क्या लिखूं? 23 into 1.66 into 1.66 10 to the power minus 24 ग्राम। बोले कोई डाउट? No, ma'am. नो मैम। नो मैम। वेरी वेरी गुड, इसको पहले नोट करिए। और जिसको RAM छूट गया था वो उसे अभी मैं बताती हूँ, पहले मुन्ना मेरे नोट कर लो। मैम एक क्वेश्चन था कि ये जो ऊपर प्रूफ करा है हमने RAM into AMU वाला, वो किसी एग्जाम में पूछा जाता है करने के लिए? अरे मैं बताती हूँ अभी, तो पहले नोट कर लो, तो टेंशन मत ले बेटा। एग्जाम IIT की तैयारी करने जा रहे हैं, अब हमारे को इतना स्कोप है पूछने के लिए कि तू सोच अगर तू 10th क्लास में आ गया तो तुझसे ABCD पूछी जाती है? जल्दी बता। नो मैम। और वो कोर्स में तो होती है ना। लेकिन RAM का असली मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ, और अभी मैं RAM का एक फॉर्मूला भी, क्योंकि तुझे RAM बहुत पसंद आ रहा है, तो मैं RAM का अभी सही शेप आपको बता देती हूँ कि वो आप कॉपी में लिख लें और कभी किसी किताब में मिलेगा तो आप पहचान जाएंगे। पहले आप प्लीज इतना नोट करें। कहाँ से दिखाना है स्क्रीन बेटा? 1 AMU तो नोट कर लिया था ना? Yes, ma'am. मेरे ख्याल से ये नोट पॉइंट हो गया था। Yes, यस ma'am. मैम। ठीक है,
चलो इतना नोट करो। मैम एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ बोलिए। मैम हमें कोई साइड बुक लेने की जरूरत है क्या? अभी क्या? कोई साइड बुक लेने की जरूरत है? मैं बताऊंगी, एक दो क्लास पढ़ लो पहले, थोड़ा सा चैप्टर पकड़ में आ जाए, फिर मैं सब बताऊंगी। ठीक है? अभी तो आप Okay. कोई भी किताब नहीं पढ़ सकते, क्योंकि जब तक कंसेप्ट डेवलप नहीं होता, बिल्डिंग के लिए नींव नहीं तैयार होती, कुछ भी पढ़ना बेकार है। पहले मुझे नींव खोद लेने दो तुम्हारे आईआईटी की इमारत की। ठीक है? ओके मैम। फिर किताबें बताऊंगी। नोट करो, बहुत जरूरी बात अभी मुझे कहनी बाकी है। वो आरएएम पूछा है, मैं आरएएम लिख के ही खत्म करना चाहूंगी। हो गया मैम। हो गया। हो गया? ठीक है, तो अगर किसी की बड़ी मर्जी हो रही है मैम मुझे तो आप आरएएम समझाओ क्या होता है। कुछ नहीं, आरएएम वाला जो आपने ऊपर फॉर्मूला देखा राइट, उसे देखिए आप किस जगह आरएएम लिख रहे हो, किस जगह आरएएम आ रहा है। क्या मैं ऐसा लिख रही हूँ? मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट। अभी मेरे सारे बच्चे बताएंगे मैं इसको क्या लिखूं। सही वैल्यू बोलना है, अप्रोक्सीमेट नहीं। बोलो क्या लिखूं? RAM into RM into AMU। यही बस याद कराना और समझाना चाह रही थी। अगर ये आ गया तो सब फालतू की बातें सब समझ आ जाता है। और आपकी कोशिश क्या है? कार्बन 12 क्यों लिया आपने, जल्दी बताइए। क्योंकि उसके Because- अधिकतर एलिमेंट्स का RM ठीक और आंसर आ जाता है। A के बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता। हाँ, जिससे आरएएम और मास नंबर क्लोजर बने, और ज्यादातर एलिमेंट में ये क्लोजर आए हैं, लेकिन सब में नहीं आए हैं अभी भी। हाँ या नहीं? अब देखो इधर से आरएएम को अकेला कर दो तो देखो यहाँ क्या आ रहा है। इज दैट मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट डिवाइडेड बाय 1 AMU। बोलो हाँ या नहीं? बोलो बोलो बोलो। यस मैम। यस मैम। Yes, तो ma'am. आरएएम देखो किसके बराबर, ये किताबों में तुम्हें लिखा मिलेगा जो तुम्हें कभी समझ नहीं आया है। तो 1 एटम देखना अभी क्या लिखने वाली हूँ, ऑफ एनी एलिमेंट। मैं जानती हूँ आप लोगों को कभी ये सब समझ नहीं आया है, क्योंकि आप सिर्फ रटते रहे हैं। और 1 AMU की जगह में उसका असली मतलब लिखूंगी। क्या होता है? 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। बोलो Yes, ma'am. क्या मैं ये 1 AMU की जगह लिख सकती हूँ? और ये इंट्रोड्यूस किया गया है किताबों में, रिलेटिव एटॉमिक मास ये होता है। समझ आया? और हाँ, आपको मैं अगर इसे डायरेक्ट पढ़ा देती तो आप तो क्लास छोड़ के ही भाग जाते। क्यों? क्योंकि आपको ये दूर दूर तक नहीं समझ आता कि ये लिखा क्या गया है। लेकिन अभी शायद उम्मीद कर रही हूँ कि आपको ये बात समझ आ रहा है कि ये लिखा क्या है। क्या आप आरएएम को एक तरफ करके एएमयू से जब डिवाइड कर देते हैं तो एएमयू की जगह आप लिख देते हैं 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। हाँ या नहीं बेटा, बताओ जल्दी। यस मैम। तो रिलेटिव एटॉमिक मास अपने आप में क्या है? देखो बेटा, इस बच्चे ने लेक्चर को टफ कर दिया, क्योंकि मैं ये चाहती नहीं थी आज बोलना, लेकिन अब उम्मीद तो कर सकती हूँ कि मेरे बच्चे ये पॉइंट अब समझ पा रहे हो। तो रिलेटिव एटॉमिक मास किसी एक एटम का मास होता है विद रिस्पेक्ट टू, यानी किसके रिलेटिव? 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। लेकिन क्या ये बोलने के बाद मुझे इसकी कोई फीलिंग नहीं हुई? हाँ या नहीं, बताओ। यस मैम। क्योंकि मुझे इसकी कोई फीलिंग नहीं हुई, इसलिए मुझे ऐसे इसको पढ़ाना बिल्कुल मजेदार नहीं लगता है और ना ही समझ आता है, इसलिए मैं इसे ऐसे डील नहीं करती। ठीक है? तो आरएएम का असली फॉर्मूला ये है। आप लोग लिखना हो तो लिख लो नोट पॉइंट करके। मगर आज के बाद मैं आरएएम की जगह क्या यूज करने वाली हूँ, जल्दी बताओ। मास नंबर।
और आगे क्या लिख दूंगी, AMU। और जहां नहीं कर पाऊंगी वहां आपको बता दूंगी, जैसे कॉपर में इसकी वैल्यू दे दूंगी, जिंक में दे दूंगी, क्लोरीन में दे दूंगी। हाँ या नहीं बेटा, जल्दी बताओ। Yes, ma'am. मैम ठीक है, तो मतलब कॉन्फिडेंट रहो। आप बताओ, इससे पहले कि मैं क्लास को क्लोजर की तरफ ले जाऊं, मुझे आप कॉन्फिडेंस दे दीजिए जाने से पहले, राइट? आप पहले तो नोट कर लिया है ना ये चीज जो अभी मैंने लिखाई? यस मैम यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ऑन ma'am. डिमांड मैंने ये बताया है, वरना मेरी कोई इच्छा नहीं थी आज की क्लास में RAM का फॉर्मूला देने की, क्योंकि फॉर्मूले से कुछ समझ नहीं आता। तो हमें जो आज की क्लास में समझ आया उसकी समरी क्या है, मुझे समरी चाहिए मेरे क्लास की, राइट? सबसे पहले तो 1 AMU क्या होता है? 1 AMU इज, लिखना है आपको, 1/12 into mass of 1 atom of कार्बन 12 आइसोटोप। हाँ या नहीं, पहले बताओ, समझ आया? यस मैम। Yes, ma'am. मुझे आपका कॉन्फिडेंस चाहिए बेटा, वो मेरा कॉन्फिडेंस बनेगा। और मुझे बताओ कि क्या ये वैल्यू हम जब सॉल्व करते हैं, राइट, तो ये एक और बात, रुको रुको एक सेकेंड, क्या ये एवरेज मास ऑफ 1 न्यूक्लियन ऑफ कार्बन 12 है? बोलिए बेटा। Yes, ma'am. Yes, It ma'am. is average ma'am. mass of 1 न्यूक्लियन ऑफ कार्बन 12। मैं इसे ऐसे पढ़ाती हूँ, एक्चुअली तो ये कार्बन के एक एटम का 12वां भाग है, समझे या नहीं? यस मैम। Yes, ma'am. इट इज 1/12 पार्ट ऑफ द 1 एटम ऑफ कार्बन 12। लेकिन जैसे ही मैं ये कहूंगी आधे लोगों को समझ ही नहीं आएगा, इसलिए सिंपल लैंग्वेज में बोलूं कि क्या ये एवरेज मास है एक न्यूक्लियन का कार्बन 12 आइसोटोप का? बोलिए बेटा। Yes, ma'am. इससे आपको इसे रिप्लेस करने में आसानी होगी। तो मुझे अपनी नॉलेज नहीं दिखानी है, मुझे आपके हिसाब से कंसेप्ट को इतना स्ट्रॉन्ग तरीके से पढ़ाना है कि आप आगे इसे यूज कर सके, क्योंकि IIT इसे यूज करने वाला है। ठीक है, अब ये वैल्यू क्या बनी मेरे बच्चे? 1.66 into 10 to the power minus 24 ग्राम। बोलो हाँ या नहीं? यस मैम। Yes, ma'am. तो एक तो ये इम्पोर्टेंट बात आपने सीखी, Yes. ठीक है, राइट। दूसरा, मैंने कहा ब्रीफ में मैंने जो आज पढ़ाया वो मेरे एक पेज में होना चाहिए, ठीक। दूसरा, अब आपको अगर किसी भी एक एटम का मास लिखना है, लिखते जाना, क्योंकि हम ब्रीफ रिवीजन करेंगे हर क्लास में, क्लास के खत्म होने पर। मास ऑफ 1 एटम ऑफ, कोई भी नाम ले लो अब आप, तो सोडियम, बताओ क्या लिखने वाले हो डायरेक्ट? 23 एक्चुअली मास नंबर नहीं लिखना चाहिए, एक्चुअली क्या लिखना चाहिए? बोलो। RAM. RAM, क्या बात है, वेरी गुड। RAM और आगे AMU, जो उसके मास नंबर के लगभग बराबर होने वाला है। ज्यादातर केसेस में ऐसा हो रहा है, इसलिए क्या मेरी ये शॉर्ट ट्रिक है? बोलो। Yes, ma'am. यस मैम। यस तो मैम। ज्यादातर जगह तो काम कर जाएगी, लेकिन सब जगह करेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है ना, मगर ज्यादातर जगह करेगी तो यूज कर लेते हैं, वरना RAM लिखेंगे। तो क्या ये वैल्यू बन गई 23 AMU? यस मैम। तो हाँ या नहीं? यस मैम। और अगर मैं इसे ग्राम में लिखना चाहती हूँ तो ये वैल्यू क्या बनी? बोलो, बात समझ आई या नहीं? यस Yes, मैम। ma'am. और क्या मैं ये सब अप्रोक्सीमेट लिख रही हूँ? क्यों? क्योंकि मैं RAM की जगह मास नंबर लिख रही हूँ। जल्दी बोलो। यस मैम। राइट, तो ये हो गया मास ऑफ 1 एटम ऑफ सोडियम, ठीक है। इसी तरीके से आप मुझे अब कोई भी, जिस तरह आपने एटम कहा है, कोई भी दूसरा एटम दे दीजिए। मास ऑफ 1 एटम ऑफ सल्फर बताइए, चलिए बताइए बताइए बताइए, टाइम खत्म होने वाला, बिल्कुल खत्म हो रहा है। 32 मैम, 32 AMU। क्या आपने उसके आगे लिख दिया मास नंबर और आगे लिख दिया AMU, पर असल में आपको तो लिखना चाहिए था RAM आगे AMU। पर क्या हर एक का RAM हर जगह गिवन होता है क्या? नहीं। तो फिर हमें उनका क्या पता है मेरे बच्चे? मास नंबर, इसलिए हम ऐसा लिख रहे हैं। वरना असल में मुझे फिर से बताओ क्या लिखना चाहिए था? RAM ऑफ सल्फर और आगे AMU। पर मुझे और तुम्हें उसका क्या पता है? बोलो। मास नंबर। अगर यहाँ पे कोई गलती नहीं है
मतलब थोड़ी गलती है, छोटी गलती है, तो क्या हम इस गलती से काम चला सकते हैं? बोलिए। Yes, ma'am. यस मैम। गाइस, अच्छा अब एक आखिरी बात आज की क्लास के लिए, मास नंबर और एटॉमिक मास में क्या फर्क हो रहा है? बेटा एक एटम के मास को मैं एटॉमिक मास बोलने जा रही हूँ। एटॉमिक मास ऑफ सल्फर मतलब क्या? उसके एक एटम का मास। बोलो बेटा। मास Yes, ऑफ ma'am. वन एटम ऑफ सल्फर, यानी एटॉमिक मास अगर मैंने बोला है तो क्या मैं उसके एक एटम का मास लिख रही हूँ? जल्दी बोलो, जल्दी बेटा। Yes, ma'am. यस Yes, मैम। ma'am. तो देखो मैं क्या लिखने वाली हूँ। अगर मैंने लिखा है एटॉमिक मास ऑफ कोई भी एलिमेंट, ऑफ एनी एलिमेंट, तो क्या बेटा मैं उसे लिखूंगी सीधे सीधा उसका आरएम? जब आरएम पढ़ा ही दिया है तो मैं आरएम करके ही लिखूं और उसके आगे एएमयू, और ऑब्वियसली अप्रोक्सीमेटली उसका मास नंबर, अगर काम चल रहा है तो आगे उसका एएमयू। बोलो बेटा। यस मैम। Yes, और ma'am. क्या इसका मतलब मास ऑफ वन एटम होगा? हाँ या नहीं? सही है? यस मैम। यस मैम। लेकिन अगर आपने मेरे से पूछा मास नंबर क्या है, तो मास नंबर तो नंबर है और नंबर की कोई यूनिट नहीं होती, तो ये तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है। जल्दी बोलो। Yes, ma'am. तो Yes, क्या ma'am. ये अगर मैं मैग्नीशियम के लिए लिख रही हूँ तो क्या ये 23 हो जाएगा केवल बिना किसी यूनिट के? यानी मास नंबर ऑफ मैग्नीशियम बराबर 24। मैंने 23 बोल दिया, 24। मैग्नीशियम का मास नंबर क्या बोलोगे बेटा? 24। लेकिन एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम क्या बोलोगे? देखो अंतर देखो। हाँ। तो आज की क्लास खत्म होने से पहले क्या ये अंतर समझ आ गया कि Yes, एएमयू ma'am. कब लगाना है और कब नहीं लगाना है? बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अगर आपसे कहा मास नंबर ऑफ मैग्नीशियम बताओ तो इट्स अ नंबर and it's 24. Number of proton plus neutron, it is number of nucleon. अरे बोलो बेटा। यस मैम। यस मैम। और नंबर Yes, की ma'am. कोई यूनिट नहीं होती, लेकिन अगर आपने कहा एटॉमिक मास तो इसका मतलब आपको आरएम लेना होगा, यानी लगभग उसका मास नंबर के आसपास, और आगे एएमयू। तो जब आप एएमयू लिख करके मास नंबर को यूज कर रहे हैं तो वो एटॉमिक मास हो जाता है। हाँ या नहीं? और अभी भी याद दिला दूं वो नोट पॉइंट कि कार्बन 12 रेफरेंस का ऑब्जेक्टिव ज्यादातर एलिमेंट्स के आरएम को उसके मास नंबर के आसपास ले आता है। बोलिए बेटा, मेरी बात समझ आई या नहीं? Yes, ma'am. तो इसको नोट कर लें जिससे हम अपनी क्लास आज की खत्म कर सकते। और मुझे प्लीज बताएं आपको मेरी क्लास आज समझ आई या नहीं? Ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. और प्रॉमिस करिए कि जब आप मिलेंगे तो इसे इतना बढ़िया समझा देंगे मुझे कि जैसे मैं आपकी छोटी बहन हूँ और आप मुझे 9th क्लास में आ गई हूँ और आप मुझे मोल कंसेप्ट पढ़ाने वाले हैं। बोलिए Yes, जल्दी। ma'am. ठीक है यस मैम। भाई, छोटी कहने पे मजा आता है ना, क्योंकि मेरी एज बहुत कम हो जाएगी। चलिए बेटा, नोट कर ले तो बता दीजिएगा। हम कर लिया। मैम कर लिया। और आज का होमवर्क ये है कि ये वाली क्लास मुझे इतनी स्ट्रॉन्ग तैयार चाहिए कि पहले 10 मिनट में आप लोगों से पूछूं और आप लोग मुझे बड़बड़ करके सुना दे सारा। हाँ या नहीं? यस मैम। यस मैम। और Yes, मैं ma'am. आपसे पूछूंगी आरएम क्या है और मास नंबर से उसका क्या रिलेशन है, ये दोनों अलग कैसे हैं, तो आपको Yes, मुझे ma'am. बताना होगा। बता ले जाएंगे? Yes, ma'am. चलिए। यस मैम। thank you। मैम हाँ बेटा बोलिए। मैम थोड़ा स्क्रीन ऊपर कर दीजिए मैम। तू मैम सुधरेगा आ नहीं रहे है? हैं पे मैम, थोड़ा सा रह गया था बस। अब ठीक है? यस मैम। चलो बेटा, आज के मैम लिए डन। इतना काफी है। आप लोग क्लास लीव कर सकते हैं, आराम कर सकते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए। हटा दूं बेटा स्क्रीन? यस मैम हो गया।